हेलो दोस्तों, 5G स्टडी ए के वन में एक बार फिर आपका टॉप 25 साइंस के बेहतरीन प्रश्नों के साथ स्वागत है। तो आपको अगर लगता है कि आप साइंस में अच्छे हैं, आपकी साइंस में अच्छी पकड़ है, तो आप इन 25 प्रश्नों में से कम 20 करके दिखाइए, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट जो है अनाउंस हो चुका है। तो आप लोग ज़्यादा लापरवाही ना बरतते हुए आइए, इन बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चनों को करिए। तो आज हम लोग 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को इसको स्किप मत कीजिएगा। तो प्रश्न, वह रेशेदार ऊतक जो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, वह रेशेदार ऊतक जो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है क्या होता है? वह रेशेदार ऊतक जो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है स्नायु होता है, उपास्थि होता है, या संयोजी ऊतक होता है, या कंडरा होता है? तो इसका उत्तर क्या हो? अस्थि से अस्थि को कौन जोड़ता है? तो स्नायु जो है अस्थि से अस्थि को जोड़ता है, स्नायु अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन के समस्थानिक हैं, ऑक्सीजन के समस्थानिक हैं, 2 समस्थानिक है कि 3 समस्थानिक है, 4 समस्थानिक है कि 5 समस्थानिक है? तो ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक हैं? तो ऑक्सीजन के जो है 3 समस्थानिक है, ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? तो क्रोमियम Cr, यानी कि Cr का परमाणु संख्या जो है 24 होता है, तो Cr का 24 परमाणु संख्या होता है, तो क्या हो जाएगा? 24 को अगर हम लोग विन्यास करेंगे तो क्या होगा? 2 8 13 और 1 हो जाएगा, यानी कि 8 2 10 और 13 14 10 14 24 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 3 तार जिनके प्रतिरोध क्रमशः 1 ओम 2 ओम और 3 ओम है समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, बने परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? बने परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, R1 बराबर कितना है? 1 ओम है, R2 बराबर 2 ओम है, और R3 बराबर कितना है? R3 बराबर 3 ओम है, R3 बराबर 3 ओम। तो समांतर श्रेणी का तुल्य प्रतिरोध होता है 1/R1 बराबर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इतना होता है। तो हम इसी तरह जोड़ेंगे तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, यानी कि हो जाएगा हमारा कितना? 11/6 ओम। 11/6 ओम किसके बराबर? 1/R के बराबर। तो R बराबर कितना हो जाएगा? तो R बराबर हमारा हो जाएगा 6/11 ओम, यानी कि हमारा कौन सा सही है? 6/11 ओम, यानी कि ऑप्शन ए सही है हमारा। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र में शलाकाओं और शंकुओं के विषय में सही कथन का चयन कीजिए। शंकु मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, शलाएं तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, शलाएं वर्णों रंगों की अनुभूति कर सकती हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? ये पांचवा का कौन सा सही हो जाएगा? तो पांचवा का सही हो जाएगा कि शंकु तीव्र प्रकाश की ओर सुग्राही, तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कोई 6 किग्रा द्रव्यमान का पिंड किसी घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से फिसल रहा है। इस पिंड को इसी चाल से इसी सरल रेखा के अनुदिश गति कराने के लिए आवश्यक बल है। तो आवश्यक बल कितना है? तो आवश्यक बल हमारा हो जाएगा 6 का 0 आवश्यक बल हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं न्यूटन गति के प्रथम नियम के अनुसार जब वस्तु नियत वेग से क्षैतिज पर गति करती है तो उस पर बाह्य बल कार्य नहीं करता, अगला क्वेश्चन, अभिक्रिया Mg प्लस Cl2, Cl2 में Mg ऑक्सीकृत होता है तथा Cl2 अपचयित होता है, Mg अपचयित होता है तथा Cl2 ऑक्सीकृत होता है, या Mg यानी मैग्नीशियम Mg 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, या क्लोरीन Cl 1 इलेक्ट्रॉन खोता है। तो सातवां का कौन सा सही हो जाएगा? तो सातवां का सही हो जाएगा
mg जो है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है, mg ऑक्सीकृत हो रहा है तथा Cl2 यहाँ पर देखिए अपचयित हो रहा है। mg ऑक्सीकृत हो रहा है तथा Cl2 अपचयित हो रहा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा एवं घास आदि किस कुल के पौधे हैं? गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा एवं घास आदि किस कुल के पौधे हैं? तो ये सब किस कुल के पौधे हैं? तो ये सब किस कुल के पौधे हैं दोस्तों? तो ये सब गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा जो है ग्रेमनी कुल के पौधे हैं, ग्रेमनी कुल के पौधे हैं। अगला क्वेश्चन, मानव में जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम क्या है? मानव में जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम क्या है? युग्मक बनना, निषेचन, भ्रूण युग्मक, या युग्मक बनना निषेचन युग्मनज भ्रूण, या युग्मक बनना युग्मनज निषेचन भ्रूण, या युग्मनज युग्मक बनना निषेचन भ्रूण। तो कौन सा सही है? तो मानव शरीर में जो है पहले युग्मज बनता है, युग्मक पहले बनता है, उसके बाद निषेचन होता है, उसके बाद युग्मनज बनता है, फिर तब भ्रूण होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा इस प्रकार से हमारा? तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर जो सही है बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायरस द्वारा मनुष्यों को होने वाले रोगों के समूह को दर्शाता है? वायरस द्वारा होने वाले मनुष्यों के रोगों को समूह को कौन दर्शाता है? खसरा, टाइफाइड, क्षय रोग, खसरा, पोलियो, टाइफाइड, खसरा, चिकनपॉक्स या हेपेटाइटिस ए, या मलेरिया, चिकनपॉक्स, हेपेटाइटिस ए। तो वायरस से कौन कौन सा रोग जो है इनमें से होता है? कौन सा जो है सुमेलित है वायरस से होने वाला रोग? तो खसरा, चिकनपॉक्स और हेपेटाइटिस ए, ये सभी जो है वायरस से होते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन जो है इसमें सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, कभी कभी शारीरिक कार्य करने के पश्चात हमारी पेशियों में क्रैम्प, मरोड़ या ऐंठन या खिंचाव आते हैं, ऐसा होने का कारण क्या है? तो ऐसा होने का कारण क्या है? ऑप्शन है पायरुवेट का एल्कोहल में परिवर्तित होना, या ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित न होना, या ग्लूकोज का पायरुवेट में परिवर्तित न होना, या पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना। तो क्या सही हो जाएगा दोस्तों? तो सही हमारा हो जाएगा पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना, पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना। तो अगला क्वेश्चन है, जल से भरी बाल्टी की तली में पड़ा सिक्का किस कारण से वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठा दिखाई देता है? तो किस कारण से? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, कि प्रकाश के पूर्ण परावर्तन के कारण, कि प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा सही? तो इसका जो है सही हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है तली में पड़ा सिक्का वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण एक चीज़ और होता है दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है जल में रखी हुई छड़ कुछ टेढ़ी हुई प्रतीत मालूम होती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान क्या है? पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान क्या है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, या 11.2 मीटर पर सेकंड, या 11.2 सेमी पर सेकंड, या 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पलायन वेग का मान पृथ्वी से कितना है? तो 11.2 जो है किमी प्रति सेकंड पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान है। तो इस तरह हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? तो इस तरह हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि वायु के दाब को दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग होगा, तो कितना होगा ध्वनि का वेग? 166 मीटर पर सेकंड, या 996 मीटर पर सेकंड, या 664 मीटर पर सेकंड, या 332 मीटर प्रति सेकंड। तो क्या हो जाएगा? तो जो है हमारा
सही हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि हमारा वेग उतना ही रहेगा। क्यों रहेगा? तो जो है ताप समान होने पर गैस में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ताप समान होने पर गैस में ध्वनि के चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अतः ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगा। और हाँ, हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाती है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, मानव पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसका उपयोग विभिन्न चरणों में होता है, जो है अवशोषण, निष्कासन, स्वांगीकरण या अंतर्ग्रहण, पाचन। तो इस चरणों को क्रम में लगाए जिस क्रम में इस शरीर में होते हैं। तो क्रम में हो जाएगा क्या क्या हो जाएगा? तो क्रम में हो जाएगा हमारा जो है, यानी कि क्या हो जाएगा, अंतर्ग्रहण पहले होता है, उसके बाद होता है पाचन, उसके बाद होता है अवशोषण, उसके बाद होता है स्वांगीकरण, उसके बाद होता है निष्कासन। ये हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या सही है हमारा? तो ऑप्शन नंबर सही है हमारा डी। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जंतुओं में से रोमन्थी रूमिनेंट जंतुओं का समुच्चय क्या है? समुच्चय चुनिए। रोमन्थी रूमिनेंट जो है समुच्चय कौन है? भैंस गाय हिरन, या गाय हिरन कुत्ता, या बिल्ली भैंस हिरन, या भैंस गाय कुत्ता। तो कौन सा है? तो इसमें सही है भैंस गाय हिरन रोमन्थी या रूमिनेंट जंतुओं का समुच्चय है। अगला क्वेश्चन, कोशिकाओं में संबंधित निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। कोशिकाओं से संबंधित निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। तो विचार कीजिए, क्रोमोसोम, गुणसूत्र, जीन, न्यूक्लियोलस, केंद्रिका या राइबोसोम। तो इनमें से कोशिका के केंद्रक के भाग हैं, कौन कौन से हैं? 3 और 4, यानी कि न्यूक्लियोलस, केंद्रिका या राइबोसोम। और ऑप्शन नंबर भी 2 और 3, यानी कि जीन या न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। ऑप्शन नंबर सी है 1, 2, 3, यानी क्रोमोसोम, जीन और न्यूक्लियोलस तीनों। या ऑप्शन नंबर डी है 1 और 3, यानी क्रोमोसोम, गुणसूत्र या न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। तो क्या सही हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रोमोसोम, जीन और न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। ये तीनों जो हैं कोशिका केंद्रक के भाग हैं। तीनों कोशिका केंद्रक के भाग हैं। तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, कॉलम 1 के जीवों का मिलान कॉलम 2 के दिए गए उनके कार्य से कीजिए। तो कॉलम ए में है लैक्टोबैसिलस, प्रोटोजोआ, राइजोबियम या विषाणु। और कॉलम बी में है, कॉलम सेकंड में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, एड्स, मलेरिया और दही का जमना। तो इसका मिलान कीजिए दोस्तों आप लोग। तो इसका मिलान क्या हो जाएगा? तो इसका मिलान जो है हो जाएगा हमारा लैक्टोबैसिलस, दही जमुना और प्रोटोजोआ मलेरिया। लैक्टोबैसिलस, दही जमुना, प्रोटोजोआ मलेरिया और राइजोबियम, नाइट्रोजन स्थिरीकरण और विषाणु, एड्स। तो इस प्रकार हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न के लिए सोनार तकनीक काम में ली जाती है। निम्न के लिए सोनार तकनीक काम में ली जाती है। जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा एवं चाल नापने के लिए, वायु में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा एवं चाल नापने के लिए, या
जल में स्थित पिंडों की दूरी एवं दिशा नापने के लिए या वायु में स्थित पिंडों की दिशा एवं चाल नापने के लिए। तो क्या सही हो जाएगा 19, क्वेश्चन नंबर 19 का क्या सही हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा सही है, जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा एवं चाल मापने के। सोनार का उपयोग जो है जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा एवं चाल नापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पोर्टलैंड सीमेंट में CaO और SiO2 का संगठन प्रतिशत है। पोर्टलैंड सीमेंट में CaO और SiO2 का संगठन प्रतिशत है 85 से 90% और 40 से 45%, 40 से 45% और 10 से 15%, 60 से 68% और 17 से 24%, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 60 से 68% और 17 से 24%, 60 से 68% और 17 से 24%। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक रेशे हैं कपास, ऊन, सिल्क और ये सभी। तो प्राकृतिक रेशे कौन कौन से हैं? तो प्राकृतिक रेशे जो हैं कपास, ऊन और सिल्क, ये सभी प्राकृतिक रेशे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक है? एरोमेटिक यौगिक कौन सा है? बेंजीन एवं क्लोरोबेंजीन, फिनाल, एनिलीन या उपयुक्त सभी। तो एरोमेटिक यौगिक कौन सा है? एरोमेटिक यौगिक जो है, तो एरोमेटिक यौगिक जो है उपयुक्त सभी, यानी बेंजीन एवं क्लोरोबेंजीन, फिनाल और एनिलीन। तो एरोमेटिक यौगिक यानी कि हमारा ऑप्शन सही है डी। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है एंटीबायोटिक के रूप में, संक्रमित रोगों की दवा के रूप में, ज्वरनाशक के रूप में या प्रतिरोधी के रूप में। तो क्लोरीन का प्रयोग जो है, क्लोरीन का प्रयोग हम लोग प्रतिरोधक के रूप में करते हैं। क्लोरीन का प्रयोग प्रतिरोधक के रूप में करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? डॉक्टरी तापमापी थर्मामीटर का परिचय 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रयोगशाला तापमापी थर्मामीटर का परिचय प्रायः 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें देखते हैं केवल एक सही, यानी कि डॉक्टरी तापमापी थर्मामीटर का परिचय 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड। और ऑप्शन बी केवल दो सही, यानी कि प्रयोगशाला तापमापी थर्मामीटर का परिचय 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड, या एक और दो दोनों सही, यानी कि ए और ए दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही हमारा कौन सा हो जाएगा? तो सही हमारा एक और दो दोनों सही, यानी डॉक्टरी तापमापी थर्मामीटर का जो परिचय होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और प्रयोगशाला तापमापी थर्मामीटर का परिचय जो होता है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण का प्रतिबिंब बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो कौन से कथन सत्य है? प्रतिबिंब वस्तु की दूरी के समान दूरी पर बनता है, या प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिबिंब होता है, या प्रतिबिंब आभासी होता है, या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो है उपयुक्त हमारा सभी हो जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब प्रतिबिंब जो है वस्तु की दूरी के समान दूरी पर बनता है, ये भी सही है। और प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलोम होता है, ये भी सही है। या उसके बाद प्रतिबिंब जो है आभासी बनता है, यानी कि हमारा सही है उपयुक्त सभी। तो ये थे टॉप 25 क्वेश्चन। तो आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन रोज प्रश्न को पा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।